Hello everyone, welcome to Knowledge Monster. Today we will discuss next topic of a Pedagogy of English series. जो हमारी ये सीरीज़ है Pedagogy of English की, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है. आई होप आपको वो सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश में भी आता है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी ये क्वेश्चन देखा जाता है. चाहे वो कोई भी पैडागॉजी सब्जेक्ट हो, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस कुछ कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं और इंग्लिश की जगह वहाँ पे कॉमर्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, यही रहता है. और जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो वही होते हैं. तो आज हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं. एम्स क्या क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. अगर आप एम देखेंगे तो आपका एम से वर्ड मतलब क्या निकलता है. अगर आप एक बार भूल जाओ और आप एक बार सोचो कि एम का मतलब क्या होता है. आपका लाइफ में कोई एम होगा. एग्जाम्पल लेके चलो, लाइफ में आपका कोई एम है. अब वो एम फुलफ़िल करने के लिए आपने कुछ छोटे छोटे टास्क बनाए होंगे, कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाए होंगे. वही क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब तक वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, हम अपने अपने एम को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. जो एम है वो हमारा एक ब्रॉड टर्म होती है और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक छोटी टर्म होती है. वही यहाँ पे डिफरेंस में बताया गया है कि एम्स क्या हैं, जो हमारे क्या एक्सप्रेस करते हैं ब्रॉड और जर्नल पर्पस ऑफ एजुकेशन को. यहाँ पे 2 बार ऑफ हो गया है. जो हमारे एम्स हैं वो एक ब्रॉड टर्म होती है जो हमारी एजुकेशन के जर्नल पर्पस को फुलफ़िल करने का काम करती है. और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे स्पेसिफ़िक पर्पस को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे करिकुलम का एक स्पेसिफ़िक पर्पस क्या है. उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं. लाइक हम सबसे पहले कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर हम एक यूनिट कवर करते हैं, तभी हमारा एक सिलेबस कवर हो पाता है. वही क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं करिकुलम में. और एम क्या होता है, ओवरऑल उस सिलेबस को कंप्लीट करना. नाउ एम हैव लॉन्ग टर्म वैल्यू. इसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म तक रहती है. जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इमीडिएट वैल्यू हमें देते हैं. जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ. एम तक पहुंचने में क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है. लाइक आप अपना एग्जांपल लेते हो, आप टीचिंग की कोर्स कर रहे हो. तो कोर्स कर रहे हो तो उससे आप टीचर बनने का सोच रहे होगे. तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको पहले सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा. वो क्या है, वो आपका एक ऑब्जेक्टिव है. और एम क्या है आपका, एक गवर्नमेंट टीचर बनना. तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप कहाँ पर पहुँच पाओगे, एक गवर्नमेंट टीचर तक पहुँच पाओगे. ठीक है. तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सीटेट. वही आपको क्या है, पहले क्लियर करना पड़ेगा. अब हम अपने थर्ड एम पे पहुँचते हैं. हमारा थर्ड एम क्या है कि एम कवर द ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन. हमारी एजुकेशन का एक ब्रॉडर एरिया कौन कवर कर रहा है, हमारे एम्स कवर कर रहे हैं. जबकि ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लिमिटेड एरिया ही कवर कर पा रहा है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर पा रहा है, लिमिटेड कम एरिया को कवर कर रहा है. हम एक चैप्टर ही कंप्लीट कर रहे हैं ना, लेकिन एम क्या है, पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, तो वो एक ब्रॉडर एरिया है. देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू अचीव दिस एम. कोई टाइम लिमिट नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्टिव की क्या होती है, एक टाइम लिमिट होती है कि आपको वो चैप्टर इस वीक में ही कंप्लीट करना है. फिर आपको वो यूनिट जो है वो इस महीने में कंप्लीट करनी है, 1 मंथ में. देन सिलेबस आपको 6 मंथ्स में कवर करना है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टाइम लिमिटेड है. जबकि एम में क्या आपका टाइम लिमिट नहीं है. एम्स आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र. अब एम्स को मेज़र करना क्या है, बहुत मुश्किल होता है. जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे इजीली मेज़र्ड हो जाते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स को मेज़र करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली मेज़र कर सकते हो. आपका कोई टाइम लिमिट होता है ऑब्जेक्टिव्स में. और क्या होता है, एम्स में हमने देखा कि वो एक ब्रॉड टर्म है, ऑब्जेक्टिव एक छोटी टर्म है.
एम लॉन्ग टर्म वैल्यू देता है, ऑब्जेक्टिव इमीडिएट वैल्यू देता है। एम जो होता है वो ब्रॉडर एरिया कवर करता है, बट ऑब्जेक्टिव एक लिमिटेड एरिया ही कवर करता है। एम्स में हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बट ऑब्जेक्टिव्स की एक टाइम लिमिट होती है उसको कवर करने की, उसे अचीव करने की। एम्स बहुत मुश्किल होते हैं मेज़र करने, हम उन्हें मेज़र नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली मेज़र कर सकते हो। नाउ अब हम एम्स जो हैं हमारे टीचिंग इंग्लिश के, उसी को ही थोड़ा ब्रॉड अच्छे से ही एक्सप्लेनेशन उसकी समझ लेते हैं। तो जब आप इंग्लिश टीच कर रहे हो तो आप क्या एम्स लेके चलोगे कि बच्चे को इंग्लिश बोलना आ जाए, उसे इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि वो लिख सके, ताकि वो इंग्लिश को पढ़ सके, इंग्लिश को बोल सके, इंग्लिश को सुन सके, उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो सके। हम कोशिश करेंगे ना कि बच्चों को इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, बोलनी भी, लिखनी भी, पढ़नी भी और सुननी भी। तो जब आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपका ये एम होंगे। उन्हीं एम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। हमने एम्स को क्या कर दिया, टू पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, एक रिसेप्शन में और एक एक्सप्रेसिव में। रिसेप्शन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, लिसनिंग और साइलेंट रीडिंग। तो जब आप रिसेप्शन बोर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि रिसेप्शन का मतलब क्या होता है। रिसेप्शन का मतलब होता है, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, दिखेगा नहीं, एक मिनट। रिसेप्शन का मतलब है रिसीव। जब भी आप कुछ रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है, आपका रिसेप्शन। तो रिसेप्शन के अंदर कौन से दो सब पार्ट्स इंक्लूड होंगे, फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग एंड सेकंड वन इज़ साइलेंट रीडिंग। जब आप कुछ सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो आप कुछ रिसीव करते हैं। साइलेंट रीडिंग जब आप करते हैं, मान लो आप बिल्कुल साइलेंट कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो आप कुछ ना कुछ रिसीव करोगे। जब आप चुपचाप पढ़ोगे तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे कुछ ना कुछ तो रिसीव करोगे ना। तो वो किसका पार्ट होते हैं, वो रिसेप्शन का पार्ट होते हैं। इसलिए मैंने इसको इजी वे में बता दिया। आर से मतलब क्या है, रिसीव। तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि रिसेप्शन से हमारा क्या मतलब होता है। आर से आपको वर्ड समझ में आ जाएगा रिसीव, जिसमें कौन कौन सी दो टर्म्स इंक्लूड हैं, फर्स्ट वन इज़ लिसनिंग एंड सेकंड वन इज़ साइलेंट रीडिंग। अब हम इनको भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन इनकी समझ लेते हैं कि लिसनिंग में क्या है। जब भी कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है, अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो पहले हम उस लैंग्वेज को सुनेंगे, चाहे वो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से सुने, चाहे वो हम बाहर नेबरहुड में सुने, चाहे वो हम स्कूल में सुने, फ्रेंड्स से सुने। तो हम पहले किसी चीज़ को सीखने से पहले उसको हम सुनते हैं। अगर आप किसी फ़ॉरेन लैंग्वेज को भी सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सुनने की। जब आप उस चीज़ को सुनोगे, उनकी प्रोनंसिएशन को ध्यान से सुनोगे, तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे। तो इसलिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लिसनिंग। क्योंकि लिसनिंग से हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये किसका पार्ट है, रिसेप्शन का पार्ट है। तो आपको यहाँ से इजीली याद रहेगा, रिसेप्शन में क्या आता है, लिसनिंग, जहाँ पर हम कुछ रिसीव कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग में एक बच्चा क्या होगा, किसी मैटर को चुपचाप साइलेंटली एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा। तो जब हम एक साइलेंटली किसी मैटर को रीड करते हैं तो वहाँ से भी तो हम कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं। तो ये भी किसका पार्ट होता है, रिसेप्शन का पार्ट होता है। वो क्या करेगा, साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस करेगा ताकि उसकी एक अच्छी स्पीड बन सके किसी भी मैटर को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की। लाइक कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन में आपकी एक तो स्पीड मैटर करती है, साथ ही साथ जो चीज़ आपने पढ़ी उसको पढ़ने के साथ साथ आप उससे क्या समझ पाए, वही कॉम्प्रीहेंशन आपका चेक करता है। अब कॉम्पिटिटिव लेवल में कॉम्प्रीहेंशन देने का और कुछ मतलब नहीं होता, उनका मतलब होता है कि आपने जब उसको फर्स्ट गो थ्रू किया उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को, तो आपने उस स्पीड के साथ जब पढ़ा तो उससे आपने क्या अंडरस्टैंडिंग गेन करी, क्या उससे आप समझे, क्या रिसीव किया,
वही साइलेंट रीडिंग होती है और वही पैसेज का मोटिव होता है। तो हमारा जो एम्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रिसेप्शन, उसके जो 2 सब पॉइंट्स थे लिसनिंग और साइलेंट रीडिंग, वो हमारे क्लियर हो गए। नाउ अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे, दैट इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, जब कोई चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं, हम लिख के बता सकते हैं, हम लाउड रीडिंग ज़ोर से बोल के बता सकते हैं, स्पीकिंग हम बोल के कोई चीज़ बता सकते हैं, तेज बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। तो ये जो 3 पार्ट हैं, ये किसका पार्ट है, ये एक्सप्रेशन का पार्ट है। जब हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस हम इनके थ्रू करते हैं। एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इन चीज़ों के थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्पीकिंग। द स्टूडेंट शुड बी एबल टू स्पीक वेल इन इंग्लिश। यहाँ पर एक इंग्लिश टीचर का एम क्या रहेगा कि एक बच्चा जो है वो इंग्लिश को कितने अच्छे से बोल पा रहा है। यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को सही करेगा जब वो इंग्लिश में बोलेगा, ताकि बच्चा जो है वो ध्यान से सुने और वो जो चीज़ बोल रहा है वो करेक्ट बोले इंग्लिश में। यहाँ पर टीचर का एम क्या है कि जब वो बच्चा उस चीज़ को पढ़ रहा होगा तो वो सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़े और इंग्लिश को बोल पाए। तो स्पीकिंग में क्या है, वो एक्सप्रेस कर पाए चीज़ों को इंग्लिश में। देन लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग में भी ये एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका है। जब हम स्कूल में बच्चों से लाउड रीडिंग कराते हैं तो उसके पीछे मोटिव होता है कि जब बच्चा उस चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ेगा तो वहाँ पर उसकी एक ट्रेनिंग हो रही होगी कि वो चीज़ों को सही तरीके से बोलेगा। अगर आप कोई शब्द बोल रहे हो, कोई वर्ड बोल रहे हो, तो आप उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करो, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी, यही उसके पीछे मोटिव होता है। तो यहाँ पर बच्चा एक्सप्रेस कर पाता है जब वो लाउड रीडिंग करता है। देन थर्ड, राइटिंग। राइटिंग भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होती है। जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो राइटिंग स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जब बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इंग्लिश में तो वो सही इंग्लिश लिखने की कोशिश करेगा। बेशक वो छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बनाए, लेकिन वो कोशिश करेगा एक्सप्रेस करने की। तो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे जो है वो सही से लिख पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। तो एक्सप्रेशन में हमारे कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, स्पीकिंग बोलना, लाउड रीडिंग तेज पढ़ना, और राइटिंग लिखना। ये तीनों चीज़ें एक्सप्रेशन का पार्ट होती हैं। नाउ अब हम जो एम्स पढ़ रहे थे उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो था रिसेप्शन और एक था एक्सप्रेशन। तो जो हमारा रिसेप्शन था उसमें क्या क्या चीज़ें रिसीव हम कैसे करते हैं, लिसनिंग सुन के, या फिर हम कैसे रिसीव कर रहे थे, एक तो सुन के हम लिसनिंग से रिसीव कर रहे थे और एक हम साइलेंट रीडिंग से रिसीव कर रहे थे। ठीक है, देन हम जब कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं लाउड रीडिंग से, स्पीकिंग से, एंड थर्ड वन इज़ राइटिंग से। ऐसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यही हमारे क्या हैं, एम्स हैं। एक है रिसेप्शन, रिसीव करना, और एक है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। जब हमने एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को 2 क्लासिफिकेशन में क्लियर कर लिया, नाउ कई बार हमें जब अपने आंसर को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना पड़ता है 16 मार्क्स के लिए, या फिर आपको अगर सब हेडिंग्स भी लिखनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग में भी आ गया, तो आप वहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपके जूनियर लेवल्स पर आपके क्या क्या एम हो सकते हैं और सीनियर लेवल्स पर क्या क्या एम हो सकते हैं इंग्लिश को टीच करने के। तो उसे हम एक बार देख लेते हैं। लाइक अगर आप जूनियर लेवल पर इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपका एम क्या रहेगा कि आप बच्चों को ये सिखा पाओ कि वो सिंपल सेंटेंसेस बना सकें, मेक सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। उन्हें सिंपल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए इंग्लिश में।
स्पीक विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कि वो जब बोलें तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। राइट इंग्लिश यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कैपिटल्स विद करेक्ट स्पेलिंग, जब बच्चे इंग्लिश को लिखें तो उनकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, उनकी स्पेलिंग और कैपिटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए एट जूनियर लेवल। देन रिक्वायर रीडिंग एबिलिटी, उनके अंदर रीडिंग एबिलिटी हो जानी चाहिए डेवलप, वो शॉर्ट क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पाएँ, जब कोई बोल रहा है तो उस इंग्लिश को वो समझ पाएँ कि सामने वाला बोल क्या रहा है। देन यूज़ इंग्लिश टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग्स एट्सेट्रा, अगर सामने वाला कॉल पर है या कोई बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ग्रीटिंग्स दे रहा है, तो वो उसका भी रिस्पॉन्ड कर पाए इंग्लिश में, ये बच्चे के अंदर चीज़ें क्या हैं, डेवलप हो जाएं। तो यही हमारा जो इंग्लिश टीचर होता है जूनियर लेवल पर, यही सब उसके क्या हैं, एम्स होनी चाहिए। देन अगर आप सीनियर लेवल पर इंग्लिश के टीचर हो तो आपका एम क्या होना चाहिए कि सेकेंडरी स्टेज में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएँ। आपने जूनियर लेवल पर सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी, स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, बच्चा प्रोनाउंसिएशन सही कर पाए, लाउड रीडिंग कर पाए, ये सारी चीज़ें आपने बच्चों को सिखाई, सिंपल सेंटेंसेस बना पाए। तो जब वो सीनियर लेवल पर आएगा तो वो इंग्लिश क्या है, फ्लुएंटली बोल पाए। आप यही चाहते हो कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए, ही शुड वो सोच पाए, थिंक कर पाए इंग्लिश में एंड स्पीक विद ईज, और बोल भी आसानी से पाए। ही शुड नो अ गुड अमाउंट ऑफ, उसकी जो वोकैबलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वो भी अच्छे खासे जो हैं वो जानता हो इस लेवल पर। ही शुड ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स एंड ऑल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैम। अगर आपके सामने कोई आकर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओ इंग्लिश में, आप उसकी बातों को समझ पाओ, तभी तो आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे ना, जब आप सामने वाले को समझोगे और आप फ्रीली जो है चीज़ों को कंपोज कर पाओ। इसके लिए आप रिसोर्स मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, लाइक डिक्शनरी से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, किसी रेफरेंस बुक से, नॉवल रीडिंग से या न्यूज़पेपर रीडिंग से भी क्या होता है, हमारी इंग्लिश डेवलप होती है, हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होती है। तो यही क्या है, एक टीचर जो है इंग्लिश का, उसके एम्स रहने चाहिए, चाहे वो जूनियर लेवल पर पढ़ाए चाहे वो सीनियर लेवल पर पढ़ाए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि जो एम्स हैं इंग्लिश टीचिंग के, उसमें हमने एक तो क्लासिफिकेशन देखी थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक रिसेप्शन होता है जिसमें लिसनिंग और साइलेंट रीडिंग आता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें स्पीकिंग, लाउड रीडिंग और राइटिंग आती है। अभी हमने जो हमारा एम्स वाला पार्ट था, ये जो एम्स था, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, जूनियर और सीनियर लेवल पर क्या है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं कि इंग्लिश टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंग्लिश को टीच करने के। तो इसमें भी एक इंग्लिश मीडियम है, पहला पॉइंट है हमारा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव, और एक हिंदी जो मीडियम स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंग्लिश को टीच करने का। लाइक अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश टीच कर रहे हो तो नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा लिसनिंग और स्पीकिंग को दी जाती है, कि बच्चा सुन पाए और बच्चा बोल पाए। इस चीज़ पे आप ज़्यादा ज़ोर दोगे कि वो इंग्लिश को सुन पाए और इंग्लिश को बोल पाए। ठीक है, लेकिन आप रीडिंग और राइटिंग को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। लेकिन जब वो सेकंड क्लास से पढ़ना शुरू करेगा तो वहाँ पर उसकी लिसनिंग भी, उसकी स्पीकिंग भी, लाउड रीडिंग भी और राइटिंग भी, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने, आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे। फिर फिफ्थ क्लास से आप क्या करोगे, आप ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो इक्वल इम्पोर्टेंस दे के बच्चे के अंदर क्या है डेवलप करने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ साइलेंट रीडिंग की भी, कि वो मन ही मन में चीज़ों को पढ़े। पहले क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत तेज तेज बोलते हैं, क ख ग,
ऐसे ABCD पढ़ेंगे तो ABC, 1 2 3 पढ़ेंगे तो तेज तेज बोलेंगे 1 2 3। टेबल याद करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तेज तेज बोल के पढ़ते हैं। लेकिन जब वो बड़े होने लगते हैं तो वो क्या है, मन में ही चीज़ों को पढ़ते हैं, मन में ही क्वेश्चन आंसर्स को याद करते हैं। तो साइलेंट रीडिंग क्या है, बच्चों के अंदर डेवलप करानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है जब वो इंग्लिश टीच करते हैं। जब हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर जब हम इंग्लिश सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6th क्लास से हम इंग्लिश को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग और लाउड रीडिंग जो है उन पर जोर देते हैं। लेकिन 2 साल बाद चारों ही स्किल्स जो होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये जो चारों स्किल्स हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। इनको क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले 2 साल हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, फिर 2 साल बाद हम चारों चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो हमारी जो ये 4 स्किल्स हैं, ये कौन कौन सी हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, LSRW। आप इसको कैसे भी किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हो, बट होती यही है। लिसनिंग होती है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। ये 4 हमारी क्या होती हैं, बेसिक 4 स्किल्स होती हैं इंग्लिश को टीच करने की। तो अब मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारा समझा दिया है। तो आई होप अब जो हमारा ये जो टॉपिक था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का, ये अब क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में हमने इस टॉपिक को कर लिया है। सो थैंक यू एवरीवन। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और या फिर आप टेलीग्राम कर देना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।